एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर से पूरा ट्रांसफॉर्म करके एक सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर की तरफ जाना, ये जर्नी आपने कैसे तय करी? लाइफ में कहते हैं ना कि आप एक विजन क्रिएट करते हो, मैनिफेस्टेशन करते हो। 2003 में जब 7.5 आई तो समवेयर मैं बिल्कुल हताश हो चुका था। और ये 5 साल ऐसे थे जो लाइफ के जो समझ में ही नहीं आए कि क्या करना है, कैसे करना है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास गया, कुछ लोगों ने सच्चाई बताने के बजाय हमें गुमराह किया। मैंने सलमान खान का भी प्रेडिक्शन किया था, कुछ स्पोर्ट्स पर्सन है उनका भी मैंने प्रेडिक्ट किया। ऐसे बहुत सारे मैंने प्रेडिक्शंस किए हैं जो ऑलरेडी मेंशन्ड है मेरी जो बुक है उसके अंदर। सबसे ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी आज बाहर के लोग मानते हैं वेस्टर्न कल्चर में। उन्हें कुछ भी करना होता है वो पहले एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स देखते हैं। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू आवर ब्रांड न्यू पॉडकास्ट, जहां हम जानेंगे कैसे इंसान के बारे में जो आपकी डेस्टिनी सिर्फ आपको पढ़ के नहीं, आपको डिज़ाइन करके भी देते हैं, आपको गाइड करते हैं कि आपको लाइफ में क्या करना है। एक सेलिब्रिटी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर, ऑल्सो नोन एज द मैन हु नोज डेस्टिनी। तो आज हम जानेंगे एक ऐसे इंसान के बारे में जिनसे सेलिब्रिटीज़, बिजनेस टाइकून्स एंड व्हाट नॉट, उनसे अपनी करियर की, अपनी फाइनेंशियल डाउट्स की सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए जानते हैं और समझते हैं कि क्या होती है इनकी इनसाइट्स। तो मिलते हैं हमारे आज के बहुत स्पेशल गेस्ट डॉक्टर हेमंत जस से। वेलकम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत अच्छा हूँ। सर, बहुत सुना है आपके बारे में, आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा स्ट्रगल रही, तो थोड़ा-सा हमें आपके बारे में जानना है, हमारी ऑडियंस को आपके बारे में जानना है ताकि वो आपको थोड़ा कनेक्ट कर पाएँ। देखिए, स्ट्रगल लाइफ में सभी की होती है। वो स्ट्रगल तो ख़त्म ही नहीं होता एक्चुअली। एग्ज़ैक्टली। तो हम कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर ही रहे होते हैं, किसी ना किसी नई चीज़ को लेकर या पुरानी चीज़ों से भी बाहर आने के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो मेरी लाइफ का स्ट्रगल शुरू होता है 2003 में, जहाँ मैं ऑलरेडी एक फाइनेंस सेक्टर में था, जहाँ ट्रेडिंग ऑफ फॉरेन करेंसीज और मेरे इंटरव्यूज़ आने टीवी पर, मैगजीन्स में रिव्यूज़ आने, मैं ऑलरेडी एक फाइनेंस सेक्टर में था। और ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ फॉरेन करेंसीज। तो उस समय मैं बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा था और फाइनेंस मेरा सेक्टर भी था। जी। बट एक स्ट्रगल स्टार्ट होता है 2003 में, जब मेरी 7.5 शुरू होती है। वो एक ऐसा स्ट्रगल शुरू होता है जिसने मेरे को ज़िंदगी के सारे मायने सिखा दिए। ओके। तो इतने अच्छे लेवल पे आपने जैसे बताया कि आपके इंटरव्यूज़ आते थे, आपकी मैगज़ीन में रिव्यूज़ आते थे। ऐसा क्या हुआ जो आप पूरा एक लाइफ़ को चेंज करके एस्ट्रोलॉजी के अंदर आए? देखिए, इसको जानने के लिए सबसे पहले बार बार शायद हम ऑनवर्ड भी अपने इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि एक आदमी का चार्ट, लगन, असेंडेंट, उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे खेतों में लोग बीज बोते हैं, बिल्कुल। ठीक है, उसमें फसल उगती है। अब उनको ये तो पता है ना कि ये बीज किस चीज़ का है, तो वो बीज जब तक नहीं बोएंगे तब तक नहीं पता चलेगा। ऐसे ही मेरी लाइफ में सोचो कि 2003 में जब 7.5 आई तो समवेयर मैं बिल्कुल हताश हो चुका था। और ये 5 साल ऐसे थे जो लाइफ के जो समझ में ही नहीं आए कि क्या करना है, कैसे करना है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास गया, लेकिन उन्होंने वो चीज़ नहीं बताई जो मुझे करनी चाहिए थी। सॉरी टू से, देखिए, हर एस्ट्रोलॉजर अच्छा है, मैं किसी के बारे में बुराई नहीं करूँगा, बट कुछ लोगों ने सच्चाई बताने के बजाय हमें गुमराह किया कि आप ये रेमेडीज़ कर लो, ये कर लो, वो कर लो। ठीक है, आप पैसा बनाइए, बट ऑलरेडी जो 7.5 में है, जो एक परेशानी में है और स्ट्रगल कर रहा है, तो उसका स्ट्रगल पहले कैसे ख़त्म हो, वो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। बट लोगों के पास जाकर बाद में एक भले मानस ने बताया कि भाई ये जाके एस्ट्रोलॉजी है, इसको समझो। अच्छा। और वो अचानक से एक लाइफ में चेंज आता है। मैं एस्ट्रोलॉजी को पढ़ता हूँ और उस एस्ट्रोलॉजी का जो चार्ट था, उस चार्ट में ये मेंशन था कि मुझे एस्ट्रोलॉजी पढ़नी चाहिए और करनी चाहिए। अच्छा। तो ये चीज़ मुझे किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने नहीं बताया, लेकिन जब जो चीज़ मिलनी थी वो तभी मिलती है, क्योंकि डेस्टिनी डिजाइंड है। एग्ज़ैक्टली। तो अब मैं इसीलिए कहता हूँ द मैन हु नोज डेस्टिनी,
क्योंकि मैं जब आपका चार्ट पढ़ रहा हूँ तो मैं जानता हूँ आपकी डेस्टिनी क्या है, बट मैं आपकी डेस्टिनी तो ऑलरेडी डिजाइंड है, मैं आपको उसकी तरफ ले जा सकता हूँ आपका हाथ पकड़कर, बट मैं आपकी डेस्टिनी चेंज नहीं कर सकता। तो डेस्टिनीज आर डिजाइंड, तो एग्जैक्टली। उसको जानना ज़रूरी है। तो ये मेरा स्ट्रगल था और यहाँ से मेरी लाइफ शुरू हुई। मैं एस्ट्रोलॉजी में आया और वहीं आकर मेरा फाइनेंस और एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत फाइनेंशियल, पर्सनल, हेल्थ एंड करियर, ये चारों चीज़ें मौजूद है। एग्जैक्टली। तो मेरा फोकस एस्ट्रोलॉजी में फाइनेंस को कनेक्ट करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हर आदमी जब स्कूल से बाहर निकलता है, कॉलेज जाता है, कॉलेज से पढ़ने के बाद बाहर आता है, तो अपने करियर की तरफ चलता है, तो उसके लिए वो इम्पॉर्टेंट है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों को हेल्प कर सकूँ उनके करियर में, और ऑलरेडी जो लोग किसी अच्छे वेंचर में आ चुके हैं, अपने बिजनेसेस में आ चुके हैं, उसको ग्रो कैसे करें। तो आई हेल्प पीपल ग्रो एंड बिजनेसेस ऑल्सो ग्रो। ओके। तो सर, एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर से पूरा ट्रांसफॉर्म करके एक सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर की तरफ जाना, ये जर्नी आपने कैसे तय करी? ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। लाइफ में कहते हैं ना कि आप एक विजन क्रिएट करते हो, मैनिफेस्टेशन करते हो। एग्जैक्टली। तो मैंने अपनी लाइफ में एक मैनिफेस्ट किया कि मुझे मासिस में काम नहीं करना है। ओके। मुझे इंटरनेशनल लेवल पे जाके जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं और डिप्लोमेट्स हैं, एम्बेसडर्स हैं या एक्टर्स हैं, पॉलिटिशियंस, मतलब जितना भी बड़ा प्रोफाइल है, मुझे सिर्फ उनकी ही कुंडलियाँ देखनी है। अच्छा। तो ये मेरा पहला रीज़न था और 2011 में मैं मुंबई पहुंच गया था और मैंने वहाँ से अपना सेलिब्रिटीज़ का सफ़र स्टार्ट किया। तो सर, आपने तो काफ़ी सारे सेलेब्स के साथ, बिजनेस टाइकून्स के साथ काम किया है। राइट। तो सर, सबसे पहला सेलिब्रिटी आपको कौन मिला था? देखिए, सबसे पहला सेलिब्रिटी मुझे मिला कपिल शर्मा। अच्छा। कमाल की बात देखिए कि मैं यहाँ से शिफ्ट हुआ गुड़गांव से और बॉम्बे पहुँचा तो मेरे को कपिल शर्मा का ही फ्लैट मिला रेंट पे रहने के लिए। तो मेरी जर्नी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गई। तो मुझे उसे ढूंढना नहीं पड़ा, ऑलरेडी मैं उसी के फ्लैट में एज ए टेनेंट आ गया। ओके। और मेरी उससे मुलाकात हुई और मुलाकात उस समय K9 नहीं था, उस समय वो ऑलरेडी कॉमेडी सर्कस और इन सब चीज़ों में आ रहे थे। तो और बीइंग अ एस्ट्रोलॉजर, मैंने कुछ चीज़ें उन्हें बताई, उन्होंने समझी, बट स्टिल ही इज़ अ स्टार, तो वो अपनी डेस्टिनी तो लेकर आए थे। तो मैंने उनकी डेस्टिनी नहीं बनाई है, वो डेस्टिनी ऑलरेडी लेकर आए थे, बट समवेयर हम कहीं स्ट्रगल करते हैं तो हम वहाँ उनको हेल्प करते हैं इन चीज़ों में। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा फ्लैट लिया था तो मैं उनका वास्तु करने गया, फिर 2 साल मैं उनका टेनेंट भी रहा, तो बहुत सारे अच्छे खट्टे मीठे एक्सपीरियंसेस भी रहे। ओके। तो मेरी फर्स्ट जर्नी वहाँ से स्टार्ट होती है। ओके। तो सर, इतने सारे सेलेब्स के साथ आपने काम किया है, बिजनेस टाइकून्स के साथ आपने काम किया है, तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो आपके लिए बिल्कुल लाइफ चेंजिंग मोमेंट रहा हो? देखिए, मैं सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर संजय दत्त। ओह। ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। और मुझे नहीं मालूम था कि कभी कभी चीज़ें आपकी लाइफ में इतनी इजी हो जाती हैं। और जहाँ तक मैं पहले सोच रहा था कि भाई हम यहाँ से स्टार्ट हुए हैं, तो सलमान खान, मैंने सलमान खान का भी प्रिडिक्शन किया था। ज- तो अल्टीमेटली उसके बाद कुछ स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनका भी मैंने प्रिडिक्ट किया। ऐसे बहुत सारे मैंने प्रिडिक्शंस किए हैं जो ऑलरेडी मेंशन्ड है मेरी जो बुक है उसके अंदर। और संजय दत्त जी के साथ एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और वहाँ से मेरा टोटल लाइफ चेंज हुआ, एक नज़रिया बदला बेसिकली। क्योंकि जब आप इतने बड़े सेलिब्रिटी का एक चार्ट पढ़ रहे होते हो तो उसके अंदर बहुत सारे कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं जो माइंड ब्लोइंग होते हैं, बहुत कम लोगों की कुंडलियों में होते हैं। क्योंकि 140 करोड़ की जनता है जिसमें एक रिक्शा चलाने वाला भी शायद उस कुंडली का होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बट समवेयर कुछ तो ग्रह ऐसे हैं या उनकी डिग्रीज ऐसी हैं या उनके कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं या राजयोग ऐसा है या उनकी दशा ऐसी है। मतलब इट वाज अमेजिंग एंड आई रियली वुड लाइक टू थैंक संजय दत्त जी। उन्होंने मुझे अपने फेसबुक पे, अपने ट्विटर पे, अपने इंस्टा पे उन्होंने मेरा पोस्ट किया, तो ये सबसे बड़ा ग्रैटिट्यूड है। तो वहाँ से मेरी लाइफ बदलती है और बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। ओके। तो सर, जब हम फाइनेंस की बात करते हैं, तो वहाँ एस्ट्रोलॉजी एक
मिथ की तरह या कह लीजिए एक सिर्फ परसेप्शन की तरह आ जाती है। तो हम प्लानिटरी पोजीशन से हमारी फाइनेंस को कैसे इंटरलिंक कर सकते हैं? देखिए, मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले भी एक बात कही, हमारी कुंडली, जी। हमारा चार्ट बनता है, बर्थ चार्ट। वो बर्थ चार्ट हमें सब कुछ एजुकेट करता है। तो फाइनेंस के लिए हमारा सेकेंड हाउस, सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस, 11th हाउस, ये 4 ऐसे हाउसेस हैं जो हमारे एक्यूमुलेटेड वेल्थ को बताते हैं, हमारे डेट्स को बताते हैं, हमारे रिस्क को बताते हैं और हमारे गेन्स को बताते हैं। तो इन सब चीज़ों को समझना, पढ़ना, और कौन से प्लैनेट की ट्रांजिट है, कौन रेट्रोग्रेड है, कौन स्क्वायर में है, कौन ट्राइन में है, कौन ज़ोडिएक पोजीशंस उनकी अच्छी हैं। तो बेसिकली ये बहुत सारे कॉम्पोजिशन कॉम्बिनेशंस हैं जो समझने ज़रूरी होते हैं, और उनके बेस पे एक फाइनेंशियल एनालिसिस किया जाता है। तो सर, जब आप कहते हैं बिजनेस ग्रोथ इज ऑल अबाउट टाइमिंग, तो हम इस कंसेप्ट को थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं कि आपका ये कंसेप्ट बिजनेस ग्रोथ इज ऑल अबाउट टाइमिंग एक्चुअली है क्या और ये कैसे काम करता है? देखिए, बिजनेस ग्रोथ इज ऑल अबाउट टाइमिंग। यस, ऑफ कोर्स, टाइमिंग इज एवरीथिंग। टाइमिंग मीन्स आपके प्लानिटरी पोजीशंस, और आपका एक सबसे बड़ा फैक्टर है सर्वतोभद्रा चक्र। वो इट इज़ ऑल अबाउट टाइमिंग, जो बहुत कम लोग जानते हैं। ऑफ कोर्स जानते हैं, सर्वतोभद्रा एक चक्र ऐसा है जिसमें सारे टाइमिंग्स हैं। उसके अंदर 28 नक्षत्रास हैं, हमारी 12 राशियां हैं, उसके अंदर हमारी 5 तिथियां हैं, 16 वॉवल्स हैं, अक्षर, और कॉन्सोनेंट्स हैं 20 व्यंजन। तो जब ये इस सर्वतोभद्रा चक्र में मेंशन्ड हो जाते हैं, वेदास मीन्स नज़र, वो जहाँ जहाँ जाएगी, जिस वॉवल पे जाएगी, जिस नक्षत्र पे जाएगी, जिस राशि पे जाएगी, वो जाकर चीज़ें तय करती हैं कि अब आपके साथ किस समय क्या होगा। इसीलिए हम पंचांग को भी बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं इसके अंदर। पंचांग है, फिर पंचक है, क्योंकि पंचक में कोई भी काम करो 5 टाइम हो जाता है। अच्छा। पंचक है, फिर उसके बाद हमारी सूर्य की संक्रांति, फिर हमारा चंद्र दर्शन। मून इज द मोस्ट फास्टेस्ट उपग्रह, राइट? उसी से बहुत सारी चेंजेस आते हैं। तो ये सब चीज़ें किसी भी बिजनेस ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। तो मतलब बिजनेस ग्रोथ के लिए अगर हम ध्यान दें तो हमारी प्लानिटरी पोजीशन भी हमें गाइडेंस कहीं ना कहीं देती है। ऑफ कोर्स, प्लानिटरी पोजीशंस ही गाइडेंस देती है। अगर आपका कोई भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो गया, राइट, और वो राइज नहीं कर रहा, कंबस्ट नहीं हो रहा है, और स्क्वायर नहीं बन रहा है, ट्राइन नहीं बन रहा है, ज़ोडिएक की पोजीशंस नहीं बन रही हैं, राइट, और एस्ट्रोनॉमिकल मून, मून जो फुल मून, न्यू मून होता है, उसका कोई इवेंट नहीं बन रहा है, तो बहुत सारे कॉम्पोजिशंस हमारी बढ़ते हुए बिजनेस को कहीं ना कहीं नीचे ले जाते हैं। अच्छा। राइट। तो ऐसे कौन से प्लानिटरी कॉम्पोजिशंस हैं या कॉम्बिनेशन हैं जहां से हम देख सकते हैं कि हमारे बिजनेस का राइज होना एक कह लीजिए एक पॉजिटिव साइन है? देखिए, उस समय आपकी दशा देखनी बहुत ज़रूरी है, और आपके जो प्लैनेट्स हैं वो कहाँ ट्रांजिट कर रहे हैं। अगर आपके प्लैनेट्स राइट ट्रांजिट कर रहे हैं, आपका मरकरी बहुत अच्छा चल रहा है, आपका गुरु अच्छा चल रहा है, शनि अच्छा चल रहा है, ये 3 चीज़ें बहुत अच्छी हैं बेसिकली। अगर आपका सैटर्न सही इन्फ्लुएंस में है तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में ले जाएगा, और आपका जुपिटर है, गुरु, अगर उसका भी इन्फ्लुएंस अच्छा है तो आपके बिजनेस की रैपिड ग्रोथ होती रहेगी। और इसके लिए बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा आगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर, ऐसे कौन से कॉम्बिनेशंस हैं जो कहीं न कहीं थोड़े से हमें ध्यान देने पड़ेंगे बिज़नेस की किसी ग्रोथ की डिसीजंस लेने हैं तो? सर, मैंने आपसे पहले भी कहा कि मुझे आपका चार्ट सबसे पहले देखना बहुत ज़रूरी है। ओके। चार्ट में मुहूर्त देखना, रिस्क मैनेजमेंट देखना, राइट टाइम पे उस बिजनेस की डेट ऑफ बर्थ, बेसिकली हमें उस आदमी की नहीं, अगर वो अपने बिजनेस के बारे में बात कर रहा है तो उस बिजनेस को कब कमेंस किया, कब रजिस्टर्ड किया उसने, उसका डेट ऑफ बर्थ, और फिर हम चंद्रमा से उसके बहुत सारी चीज़ें एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और हमारी जो भी रोज़मर्रा की ट्रांजिशंस हैं, हुँ। जो भी हमारा गोचर ट्रांजिट कर रहा है, उससे हम चीज़ें देखते हैं। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको यहाँ बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि बेसिकली एक बिजनेस की ग्रोथ के लिए आपका मेंटली प्रिपेयर होना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप सिर्फ, ऐसा है कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो सिर्फ प्रॉफिट और लॉस डिसाइड नहीं कर देते, बिल्कुल। राइट, वो बेसिकली
आपको गाइड करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट लेना सिखाते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारा एक एंटरप्रेन्योरियल एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर भी है, एक ऐसी ब्रांच है जो एस्ट्रोलॉजी के अंदर आती है। तो अच्छा। हाँ, वो एंटरप्रेन्योरियल जो ब्रांच है वो क्या करती है, वो एस्ट्रोलॉजी का यूज़ करके बिजनेस और स्टार्टअप्स इन दोनों का एंटरप्रेन्योरियल डिसीजन, स्किल और जितने भी कॉम्पोजिशन कॉम्बिनेशंस हैं उनके बारे में हमें गाइड करती है। मतलब अगर किसी को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है या समवन वांट्स टू बी एन एंटरप्रेन्योर, तो उसका चार्ट उसे ये चीज़ गाइड करता है। उसका चार्ट ही गाइड करता है, बिकॉज चार्ट में हमारा 10th हाउस प्रोफेशन का है, 4th हाउस हमारा एंसेस्ट्रल प्रोफेशन का है, 7th हाउस हमारा पार्टनरशिप का है। तो हम यहाँ जाकर ये देखेंगे कि इसको बिजनेस करना है, इंडिपेंडेंट करेगा, सोलो करेगा या फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। ओके। तो कोई भी अगर बिजनेस टाइकून अपनी आगे की जर्नी स्टार्ट करना चाहता है या अपने बिजनेस को और एक्सपैंड करना चाहता है, तो कहीं ना कहीं उसका एक एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट उसके लिए एक टूर गाइड बन सकता है या एक सपोर्ट सिस्टम बन सकता है, ताकि वो अपने डिसीजंस को बहुत राइट पैटर्न में लेके चले। ऑफ कोर्स राइट डिसीजन ही तो सबसे मेजर है, क्योंकि डिसीजंस लेने के लिए आपको टाइमिंग चाहिए। और टाइमिंग के लिए बेसिकली आपको अपना कुंडली का जो चार्ट है वो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइमिंग ही हमें बताएगा राइट टाइम पे हमें किस चीज़ को एग्जीक्यूट करना है। और टाइमिंग के अंदर हमारी तिथीज आ जाएंगी, उन तिथियों पे जाना है, फिर चौघड़िया आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो हमें उसमें देखने होते हैं एक राइट बिजनेस को पुश करने के लिए। ओके। तो सर जब हम कुंडली की बात करते हैं, अभी हमने बहुत सारी बात करी, तो कुंडली किसी बिजनेस टाइकून की चाहिए या फिर हमें किसी बिजनेस की चाहिए? हमें बिजनेस की चाहिए और बिजनेस टाइकून की भी चाहिए। ऑफ कोर्स देखिए, कुंडली जो बनती है एक बिजनेस की भी बनती है कि वो हम पहले डिसाइड करेंगे बिजनेस टाइकून की कुंडली से कि उसको किस तरीके का बिजनेस करना है। अच्छा। क्योंकि उसका जो लगन है, उसका लगन तो ये बताएगा कि उसे किस बिजनेस में जाना है। फिर जो भी ज़ोडिएक पोजीशंस हैं, उसका की नोट फैक्टर हमें चेक करना होगा कि इस बिजनेस के साथ मैच करता है कि नहीं करता। ओके। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि ये राइट टाइमिंग है कि नहीं है। क्योंकि हमारी दो चीज़ें हैं कुंडली के अंदर, एक हमारा लग्न और दूसरा हमारा मून साइन, एक हमारी राशि। तो जो हमारा लग्न है, लग्न बेसिकली हमारी एक पर्सनालिटी है कि हम कैसे दिखते हैं, हम क्या अप्रोच करते हैं, हमारी क्वालिटीज़ क्या हैं। और इंटरनल एक मून राशि होती है। तो इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करना, इन दोनों फैक्टर्स को देखना कि भाई जो आउटर पर्सनालिटी है वो कहाँ अप्रोच करेगी और जो इंटरनल हमारी पर्सनालिटी है वो कहाँ जाएगी। क्योंकि जो आपके अंदर का स्किल है वो आपके मून राशि में है, अच्छा। जो आप एंसेस्टर से लेकर आते हो इन एडवांस। और एक हमारी आउटर पर्सनालिटी है जो हम लोगों को ऑब्जर्व भी करते हैं, तो उसके साथ साथ उसमें चेंजेस आते हैं। राइट, मतलब आप अपना नेचर नहीं चेंज करते हैं, बट समवेयर एक अपने आप में कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं। तो इंटरनल और एक्सटर्नल इन दोनों फैक्टर्स को लेना, फिर वहाँ से हमें पॉइंट आउट करना होता है कि हमें आपका कौन सा ऐसा ज़ोडिएक है और किस बिजनेस हाउस को देख रहा है, कहाँ देख रहा है और किस वक्त में हमें इसको एग्जीक्यूट करना है। ओके। तो सर जैसे हम बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को देखते हैं, अगर जर्नली बात करें, तो अगर लाइफ के बारे में प्रिडिक्शन करनी होती है तो यूजुअली लोग कहते हैं D9 चार्ट देखो, ये चार्ट हाँ, देखो। राइट। अगर हमें फिनेंस से रिलेटेड कोई प्रिडिक्शन जाननी हो, तो कौन से ऐसे चार्ट्स हैं जिन्हें हमें बहुत ज़्यादा फोकस पे देखना पड़ेगा? देखिए, क्योंकि मैं फाइनेंस को ज़्यादा तवज्जो देता हूँ, जी। बिकॉज लाइफ स्टार्ट फाइनेंस से ही होगी, करियर से ही होगी। तो मैंने अभी आपको बताया सर्वतोभद्रा चार्ट। ओके। D9 भी कुछ नहीं है उसके आगे, बाकी के कोई चार्ट्स उसके आगे कुछ नहीं है। आपका पहले स्वयं का लगन चार्ट, फिर लगन चार्ट से आपका सर्वतोभद्रा चार्ट। वहाँ पर मैंने आपको बताया हमारे नक्षत्रास वो ऑलरेडी इंक्लूड है, ओके। हमारी राशियाँ इंक्लूड है, हमारी तिथियाँ इंक्लूड है, हमारी सब चीज़ें इंक्लूड है उसके अंदर। हमारा सूर्य संक्रांति, हमारा चंद्र दर्शन, हमारा पंचांग, एवरीथिंग इज देयर। तो मतलब ये दो चार्ट अगर हम देख लें तो हमें अपनी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी कहीं ना कहीं एक गाइडेंस मिल सकती है उसके थ्रू। कहीं ना कहीं गाइडेंस
पूरी मिलती है। अच्छा। आपको एक एक टाइमिंग परफेक्ट मिलेगा। और आगे भी हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसकी बहुत सारे रिसर्च भी है, जो मैं आपको लॉजिकल रिसर्च दिखा सकता हूँ, जो फाइनेंस की इतनी बड़ी रिसर्चेज हुई हैं। ओके। सर्वतोभद्रा चार्ट इज़ द बेस्ट चार्ट फाइनेंस के लिए, क्योंकि वो पल पल घटी घटी की चीज़ें हमें एडवांस में एजुकेट करता है। क्योंकि जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स हैं, फुल मून, न्यू मून, ये इनकी वजह से सारी चीज़ें मार्केट में अप डाउन्स होती हैं। ओके। तो जो लोग स्टॉक मार्केट या ट्रेड में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी इन चीज़ों की हेल्प ले सकते हैं? स्टॉक मार्केट वाले तो डेफिनेटली लेते हैं इसके अंदर, क्योंकि जो मैं बात कर रहा हूँ एस्ट्रोनॉमिकल चार्ट की, वो मून की वजह से ही है, फुल मून न्यू मून। और फुल मून न्यू मून क्या होता है कि नेक्स्ट डे, जिस दिन फुल मून न्यू मून होता है, तो आपके मार्केट के हाईज और लोज इनको डिसाइड करता है वो। अच्छा। हाँ, और अगर आपका सैटर्न का इन्फ्लुएंस भी अगर अच्छा है, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को भी दिखाएगा कि आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय करें। और जुपिटर भी अगर आपके फेवर में आ जाता है, तो आपके शेयर्स में रैपिड ग्रोथ होती रहती है। तो ये सारे फैक्टर्स सेम ही हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो फाइनेंशियल मार्केट हो, चाहे वो बिजनेस हो। तो इन सब के अंदर ये सर्वतोभद्रा चार्ट सबसे बेस्ट चार्ट है। आपका सर एक ब्रेक थ्रू मॉडल है 1% पर डे रिटर्न मॉडल। तो ये एक्चुअली है क्या और ये कैसे काम करता है? आप भी क्यूरियस हैं इस बात को लेकर? बिल्कुल। तो आप भी चाहती है कि 1% आपके पास भी पर डे आना चाहिए? बिल्कुल। एग्जैक्टली। देखिए, मैं कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ, ना मैं कोई स्कीम बता रहा हूँ। मैं आपको बिजनेस के अंदर से ही एक ब्रेक थ्रू क्रिएट करके दे रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट बिजनेस के अंदर से ही निकल कर आता है, क्योंकि इतने सारे बिजनेसेस हैं बेसिकली। कोई ऊपर चल रहा है, कोई नीचे चल रहा है, सब लोग, कितने लोग एक ही बिजनेस को फॉलो कर रहे हैं, बट सारे सारे बिजनेस तो सभी लोगों के नहीं चल रहे हैं। एग्जैक्टली। 140 करोड़ की जनता है इंडिया में, और 140 करोड़ की जनता में से सिर्फ 0.0001% लोग इस मॉडल को जानते हैं। अच्छा। जानते हैं, बट 0.0001%। अच्छा। तो ये एक्चुअली है क्या, अब आप ये भी बता दीजिए। वेरी गुड, क्यूरियोसिटी हो रही है आपको जानने के एग्जैक्टली। लिए। राइट। तो मेरा ये कहना है कि हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड 8 बिलियन का पॉपुलेशन है। वर्ल्ड के अंदर 50% लोग इस बिजनेस मॉडल को जानते हैं, लेकिन इंडिया में लोग इससे बहुत अछूते हैं। और या तो उनके पास अवेयरनेस नहीं है, या फिर वो मार्केट को स्पेकुलेशन समझते हैं, जुआ समझते हैं। राइट। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट एंड बिजनेसेस आर नॉट स्पेकुलेशन, इट इज ओनली एस्ट्रोलॉजिकल मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ओके। और सबसे ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी आज बाहर के लोग मानते हैं वेस्टर्न कल्चर में। उन्हें कुछ भी करना होता है, वो पहले एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स देखते हैं। चाहे वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, चाहे कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हो। ग्लोबल फाइनेंशियल में बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनमें वो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अब बात करते हैं 1%, क्योंकि क्यूरियोसिटी वहीं पर बनी हुई है। बिल्कुल। तो क्या होता है कि जितनी बड़ी कंपनीज हैं या बाहर के जितने भी लोग हैं, वो अपने इक्विटी का 10% हिस्सा ट्रेडिंग फैक्टर में डालते हैं। ओके। ट्रेडिंग ऑफ कमोडिटीज, ओनली कमोडिटीज। वो भी कमोडिटी कौन सी? गोल्ड। क्योंकि गोल्ड ही एक ऐसी कमोडिटी है जिसका किसी भी कंट्री के इकोनॉमी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। बिल्कुल सही। ये आप जानती होंगी। जी। आज आप देखो, चाइना कितना गोल्ड रिजर्व कर रहा है, स्विट्जरलैंड कितना गोल्ड रिजर्व कर रहा है। तो ये गोल्ड रिजर्व इसलिए किया जाता है, कल को किसी भी कंट्री पे कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो वो अपने आप को बेल आउट कर सकता है। तो गोल्ड एक ऐसा कमोडिटी है जिसके ऊपर लोग ट्रेड करते हैं, और वर्चुअल ट्रेड करते हैं। आप ट्रेन में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, जंगल में बैठे हैं, आपके पास नेट होना चाहिए और आप इमीडिएटली वहाँ ट्रेड कर सकते हैं। और रियली, ट्रस्ट मी, पीपल आर अर्निंग 1% पर डे। ओके। मैंने बहुत सारे लोग हैं जिनकी कुंडलियाँ देखी इंटरनेशनल मार्केट्स में, क्योंकि मैं ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट में इन्वॉल्व हूँ, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड फॉरेन एक्सचेंज से है, मैंने आपको बताया। तो मैं अभी भी इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट्स को डील करता हूँ, प्रिडिक्ट करता हूँ। डॉलर और गोल्ड, जब डॉलर गिरता है तो गोल्ड बढ़ता है,
बिल्कुल सही। बेसिकली इसके अंदर एक आर्बिट्राज होता है, उसको करने से एक 1% आप रोज का कमा सकते हैं अगर चाहें तो। ओके। ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, कॉरपोरेट्स हैं, जैसे जो ऑयल में डील करते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर में डील करते हैं, एनर्जीज में डील करते हैं। लेकिन इन सब के पीछे एक ये वाला जो फैक्टर है, वो बहुत ही कम लोग जानते हैं कि उनके अपने खुद के ट्रेडिंग हाउस होते हैं। वहाँ पे पर्सनल ट्रेडर्स बिठाए जाते हैं, हाई प्रोफाइल ट्रेडर्स, जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में गोल्ड में और डॉलर्स में और ऑयल में ट्रेड करके 1% जनरेट करते हैं। मैं तो 1% की बात कर रहा हूँ, लोग इससे भी ज़्यादा परसेंटेज क्रिएट करते हैं। अच्छा। तो मैं चाहता हूँ हिंदुस्तान में लोग इस चीज़ को समझें, जानें। वो जो भी पैसा कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा 10% ज़रूर ट्रेडिंग में रखें, वहाँ से उनकी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो सकती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने बताया आपको हमारी कुंडली में दो इम्पैक्ट है, एक हमारा पर्सनल लगन का और एक हमारी मून राशि। तो जो मून राशि है वो इन्हीं चीज़ों को डिज़ाइन करती है कि आप एक्स्ट्रा इनकम, पैसिव इनकम कहाँ से जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ राहु इनका बहुत बड़ा सपोर्टिंग सेगमेंट है और राहु बताता है कि आपको वर्चुअल मार्केट से कैसे पैसे बनेंगे। तो सर आज के टाइम में बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस में आना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो मैनेज नहीं कर पाते। उनकी जो ब्लॉकेजेस हैं, कोई ऐसी प्लानिटरी पोजीशन है जहाँ से हम ये ब्लॉकेजेस को आइडेंटिफाई कर पाएँ कि इनकी क्यों है ये ब्लॉकेजेस, एंड ये रिमूवल कैसे होंगी? मैं एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ। बिल्कुल। इंडिया में कितनी सारी स्टेट्स हैं, जी। राइट? हर स्टेट उस लेवल पे अपग्रेडेड नहीं है। एग्जैक्टली। आज हमारी मेट्रो सिटीज़ आगे जा रही हैं, राइट? लेकिन आज इंटरनेट का ज़माना है, एआई का ज़माना है, तो वो हर जगह पहुंच चुका है। तो हर लोग एजुकेट होते जा रहे हैं, ठीक है? अब एक क्लास में 30 बच्चे पढ़ते हैं, राइट? जी। तो 30 के 30 ही तो फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आ सकते। फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 ही आएंगे बच्चे, रेस्ट अदर डिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी उनकी, और बाकी के जो बच्चे होंगे वो एवरेज पढ़ रहे होंगे, बट उनके माँ बाप परेशान कि ये मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, स्कूल से कितनी शिकायतें आती हैं। ऐसे ही मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ। दिल्ली के अंदर करोल बाग स्ट्रीट है, जी। गुरुद्वारा स्ट्रीट है, वहाँ बहुत सारे गोल्ड स्मिथ बैठे हैं, बहुत सारे गोल्ड के शोरूम है। आप सभी के नाम जानती हैं या उनमें से किसी एक दो का नाम जानती हैं? एक दो का ही। एक दो का ही नाम जानती हैं। जी। बेच तो सभी गोल्ड ही रहे हैं, बट वो एक दो ही क्यों इतने इन्फ्लुएंशियल हो रहे हैं, उनका बिजनेस इतना इन्फ्लुएंशियल क्यों हो रहा है, और वो बाकी के लोग भी तो गोल्ड ही बेच रहे हैं, मिट्टी तो नहीं बेच रहे, बट उनका काम उतना क्यों नहीं चल रहा, क्यों ब्लॉकेजेस आ रहे हैं? उसका रीज़न हम कभी कभी बिना चार्ट एनालिसिस के हम सिर्फ ये सोच लेते हैं, यार ये बिजनेस बहुत अच्छा है, इसमें बहुत अच्छे मार्जिन्स हैं, हम भी ये कर लेते हैं। जी। बट आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपका जो ज़ोडिएक है, आपकी ज़ोडिएक पोजीशन है, आपका जो एसेंडेंट है, लगन है, वो किस बिजनेस के साथ मैच कर रहा है, आप किस चीज़ के लिए बने हैं, आपका स्किल के अंदर का, उसको आप बिना जाने आप भी कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं और आप बिजनेस करने चल पड़ते हैं। उसके बाद आपकी शिकायतें शुरू होती हैं, ब्लॉकेजेस, कि किसी ने मुझ पे कुछ कर दिया, मेरा काम नहीं चल रहा, उसका काम तो इतना चल रहा है। बट वाई डोंट यू थिंक, आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि आपने या तो सही मुहूर्त में काम शुरू नहीं किया, राइट डिसीजन नहीं लिया, रिस्क मैनेजमेंट को नहीं समझा, ठीक है? और आपको जब यही नहीं मालूम कि ये बिजनेस आपके लिए फ्रूटफुल है या नहीं, तो आपने स्टेप कैसे ले लिया? कि आपने सिर्फ ये देखा, किसी से सुना और समझा और उस बिजनेस को कर लिया, चलो पैसा तो है ही है। तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी। आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं आपका जो प्लैनेट था वो मैलेफिक था, इनऑस्पिशियस था, ठीक है? और वो रेट्रोग्रेट हो रहा था, और रेट्रोग्रेट होने की वजह से वो आपको कोई काम ऐसा करवा गया जहाँ ब्लॉकेजेस आ गए, आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं कर पाया और आपका पैसा डूब गया। ओके। तो मतलब टाइमिंग, मुहूर्त,
क्या ये इतना मैटर करते हैं? ऑफ कोर्स क्यों नहीं। आप ये देखिए ना, मैंने अभी आपसे क्या कहा, एक क्लास में 30 बच्चे पढ़ते हैं, बिल्कुल। उन सबका एक चार्ट अगर हम लें और एनालिसिस करें तो हमें पता चल जाएगा कि अभी क्या रेट्रोग्रेड हो रहा है, क्या कंजक्शंस हैं, क्या अभी प्रॉब्लम्स हैं, अभी उनके प्लैनेट्स राइजिंग में है या कंबस्ट में है या स्क्वायर में है या ट्राइन में है। ऐसे बहुत सारे कॉम्पोजिशंस हैं जिनकी वजह से वो बच्चा पढ़ नहीं पा रहा। बच्चा तो 1 साल पहले तक ब्रिलियंट था, फर्स्ट आ रहा था, अभी उसकी डिस्टिंक्शन में आ रहा है वो। क्यों? तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा प्रॉब्लम है प्लैनेट्स में, प्लैनेटरी पोजीशंस अभी फेवरेबल नहीं है। ओके। तो क्या यही रीज़न है जो अच्छी खासी चलती हुई कंपनी भी इंसॉल्वेंट हो जाती है? यस, बिल्कुल इंसॉल्वेंट हो जाती है। मैं इसका एक आपको बहुत अच्छा सा एक एग्जांपल देता हूँ। ये 16 जुलाई 2017, मुझे याद है डेट, मैं दुबई गया था। तब मैं दुबई जाना स्टार्ट किया था। मेरा ये नेक्स्ट वेंचर स्टार्ट हुआ जब मैं इंटरनेशनल बड़े बड़े बिजनेस एंटिटीज़ को मिला। तो ये एक बहुत बड़ी कंपनी थी जिसका नाम था UAE एक्सचेंज। ओके। और एग्जैक्टली ये मेरे ही बिजनेस फाइनेंशियल सेगमेंट से मिलती हुई एक फॉरेन एक्सचेंज की कंपनी थी। और लेकिन बहुत बड़ा मैनेजमेंट था और ट्रिलियन डॉलर्स में इनका बिजनेस था ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो मैं इनके जो डायरेक्टर थे मिस्टर YS सुधीर शेट्टी, उनसे मिला। मैंने उनका चार्ट एनालाइज किया और उनके बिजनेस का चार्ट एनालाइज किया। और वो एनालिसिस करने के बाद मेरी एक प्रिडिक्शन थी कि आपका ये एम्पायर एग्जैक्टली 2 साल के बाद सिंक कर जाएगा। ओके। लेकिन उस समय उनको बहुत बुरा लगा क्योंकि वो बहुत बड़े हायर लेवल पे थे और उस समय ओमान के अंदर इंश्योरेंस सेक्टर बहुत फल फूल रहा था। तो उन्होंने वहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट्स की थी, बट समवेयर उनके इंटरनल HR मैनेजमेंट में ही कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जनरेट हुई जिसकी वजह से अंदर ही अंदर चीज़ें खराब होती चली गई। एग्जैक्टली 2 साल के बाद न्यूज़पेपर्स में ये मेंशन था कि UAE एक्सचेंज सोल्ड इन $1। ओके। आई हैव अ प्रूफ, मेरे पास पूरे प्रूफ हैं, सब कुछ है। और आज भी वो लोग मेरे टच में हैं। तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो मैंने आपको दिया। तो सर बेसिकली अगर हम बड़ी फर्म्स की बात करें तो वहाँ पे तो काफ़ी सारे ऐसे डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स होते हैं। तो पर्टिकुलरली हमें ऐसे कौन से पर्टिकुलर इंसान की कुंडली वहाँ मैच करनी चाहिए कि जिससे सारे डिसीजन मेकिंग्स जो हैं वो बहुत स्मूथ होते रहें? देखिए, आपने क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया। डिसीजन मेकिंग, जो उस कंपनी के अंदर CEOs हैं या मार्केटिंग में है, जिनको डिसीजन की पावर है, डिसीजंस लेने की, उनकी कुंडली को देखना बहुत ज़रूरी है। ओके। कि उनकी कुंडली और बिजनेस की कुंडली अलाइन हो और एक सिंक्रोनाइज मैनर में रहे तो ही वो कंपनी या वो बिजनेस एक अच्छा फ्लरिश कर सकता है, राइट? एब्सोल्युटली राइट, बट ऑलरेडी एक वेंचर ऑलरेडी शुरू हो चुका है जो बहुत फल फूल रहा है। बट अब जो उसके ओनर हैं, उनके असेंडेंट, उनकी कुंडली में अब कुछ ऐसे पल घटित होने वाले हैं जो प्लानिटरी पोजीशंस को डिस्टर्ब करने वाले हैं। तो वहाँ वो चीज़ अगर राइट टाइम पे आप कंसल्ट करते रहें, रिस्क मैनेजमेंट को कम करते रहें, राइट, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अदरवाइज तो आप चल ही रहे हैं और अचानक से आप देखते हैं कि कुछ भी आपके साथ हो गया। एक बच्चा क्लास में बैठा है और वो ब्लैक बोर्ड पे देख रहा है मैडम पढ़ा रही है, ठीक है, मैडम तो पढ़ा रही है बट वो बच्चा देख ब्लैक बोर्ड की तरफ ही रहा है, बट उसका ध्यान कहीं और है, राइट। तो मैडम पीछे से आती है उसके सामने, उसको पता ही नहीं, और वो उसको बोल रही है कि मैं, आप ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे, मैं आपको थप्पड़ मारूं। तो अल्टीमेटली आपको पता ही नहीं हो क्या रहा है, और अचानक से जब मैडम पीछे से थप्पड़ मारती है तो अब आप नींद से जागते हो, अरे ये क्या हुआ मेरे साथ। तो एक अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। एक विदाउट अवेयरनेस, ऑफ कोर्स, अगर आप बहुत बड़े एक JP मॉर्गन, जिनका नाम आपने सुना होगा, मॉर्गन बहुत बड़ा एक एम्पायर है और फाइनेंशियल सेगमेंट है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, मिलियनियर्स डोंट यूज एस्ट्रोलॉजी, अच्छा। बिलियनियर्स डू, सो दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आज मिलियनियर्स तो बहुत सारे हैं बट बिलियनियर्स दे डू एस्ट्रोलॉजी। और आपको कभी भी किसी एस्ट्रोलॉजर को गलत नहीं बोलना चाहिए।
एस्ट्रोलॉजर गलत हो सकता है बट एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं हो सकती। बिल्कुल सही। तो एस्ट्रोलॉजी अपने टाइमिंग्स परफेक्टली बताती है आपके चार्ट्स के अकॉर्डिंगली। मैंने बताया ट्रांजिट्स, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। ट्रांजिट्स देखना है, रेट्रोगेट्स देखना है, स्क्वेयर्स देखने हैं, ट्राइन देखना है, आपको एस्ट्रोनॉमिकल जो भी आपकी इवेंट्स हैं उनको देखना है। फिर सर्वत्रो भद्रा चार्ट है हमारे पास, फिर बाकी के आपके बहुत सारे चार्ट हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको एनालिसिस किया जा सकता है। बट अगर सिंपल और जल्दी चीज़ों को समझना है तो सर्वत्रो भद्रा चार्ट आपके लिए सबसे बेस्ट है। ओके, टू रीड दैट चार्ट एक की मिल सकती है कि आपको जाना कहाँ है, आपको क्या पाथ लेना दैट चाहिए। इज द की टू योर बिजनेस, सक्सेसफुल बिजनेस। तो आज भी बहुत लोग कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी इज जस्ट इनटू बिलीफ सिस्टम, लेकिन आप कहते हैं कि इट इज़ अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो आप कोई रियल लाइफ एग्जांपल्स देंगे जहां बेसिकली एस्ट्रोलॉजी ने पहले ही प्रिडिक्ट किया हो कोई ट्रेडिंग या कोई रियल लाइफ इवेंट के बारे में। एब्सोल्युटली। ये तो अभी लेटेस्ट का ही मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 1 जनवरी 2025 एक बहुत बड़ा रिसर्च हुआ, एक रिसर्च ऑडिट हुआ जिसमें चाइनीज़ की ए शेयर मार्केट, आप इसको नोट कीजिएगा, चाइनीज़ ए शेयर मार्केट, इस पे बहुत बड़ा एक रिसर्च कंडक्ट हुआ जिसमें उन्होंने मार्केट के सेंटिमेंट और ट्रेंड को समझने के लिए एस्ट्रोलॉजी की मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, जिसमें ज़ोडिएक पोजीशंस, स्क्वायर्स, ट्राइन्स, रेट्रोग्रेड और राइज, कंबस्ट, और इसके साथ साथ जितनी भी हमारी एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स हैं, फुल मून, न्यू मून, इन सब को जब इंटीग्रेट किया तो उसका परफेक्ट जो कहते हैं एनालिसिस उनके सामने आया। अच्छा। हाँ, और ये इतना बड़ा रिसर्च था, इसका रिसर्च का मैं आपको कॉपी भी दे सकता हूँ। आप ज़रूर मेरे दर्शकों को ये दिखाइएगा कि चाइना में ये रिसर्च कंडक्ट हुआ और इसका इम्पैक्ट देखिए कैसे पड़ा। इसका इम्पैक्ट जो न्यू एनर्जी सेक्टर्स आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, इनके ऊपर, और जितनी भी न्यू इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, इनके ऊपर इसका इम्पैक्ट बहुत बढ़िया था। और ये कंडक्ट हुआ रिसर्च 1 जनवरी 2025। ओके। चाइनीज ए शेयर स्टॉक मार्केट, अगेन अगर इसका रिसर्च आप देखेंगे परफेक्टली था, और इसके ऊपर कम से कम 20 पेजेस का एक रिसर्च नोट है जिसमें सारी की सारी कंजक्शंस, कॉम्बिनेशंस, फुल मून, न्यू मून, हाई लो, जितने भी कॉम्पोजिशंस थे, कॉम्बिनेशंस थे, वो सब यूज़ किए गए। तो इसके लिए इन्होंने दो मेथड यूज़ किए थे उसमें, एक हाइब्रिड न्यूरल नेटवर्क और एक गन नेटवर्क। अच्छा। ये दो एक ऐसे एडवांस एआई नेटवर्क हैं जो एक्यूरेसी बताते हैं। एस्ट्रोलॉजी और ये दोनों कंपोजिशन क्रिएट किए गए और उनके एग्जैक्ट रिजल्ट्स आए कि सैटर्न का जो इन्फ्लुएंस था वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए परफेक्ट था, और जुपिटर का जो रैपिड ग्रोथ इन्फ्लुएंस था वो रैपिड ग्रोथ के लिए बहुत बेस्ट था। तो ये सबसे बेस्ट रिसर्च था। हम जितनी बात करें उतनी कम है, लेकिन आई गेस कि अगर हम लास्ट पे चले तो जाते जाते हमारी ऑडियंस ये ज़रूर जानना चाहेगी कि आपका मेन मोटिव क्या है। आप इतनी सारी चीज़ें कर चुके हैं, इतना आपने एक्सपीरियंस किया लाइफ में, आपका मेन मोटिव क्या रहा है। जी, मेरा मोटिव ये है कि किसी की भी लाइफ में क्लैरिटी लाना, कॉन्फिडेंस लाना और कॉस्मिक अवेयरनेस लाना, क्योंकि इन तीनों चीज़ों से आप अपना रिस्क को मैनेज कर सकते हो। आप आप एक थॉट क्रिएट कर सकते हो, आप एक विज़न क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि किसी भी काम को करने से पहले आपको एक इमेजिनेशन करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी काम को, जब तक आपके पास एक थॉट नहीं होगा, एक क्लियर विज़न नहीं होगा, क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और कॉस्मिक अवेयरनेस, ये तीनों चीज़ें मैं लाना चाहता हूँ, और ये आपकी लाइफ में सब क्लियर करती हैं। किससे? आपके बर्थ चार्ट से। तो कोई भी मेरे पास आता है या अपने बिजनेस से रिलेटेड किसी भी चीज़ को जानना चाहता है और उसमें ग्रो करना चाहता है, ऑफ कोर्स हर कोई ग्रो करना चाहता है, बट समवेयर हमें क्लैरिटी होना ज़रूरी है बिल्कुल सही। और कॉन्फिडेंस भी होना ज़रूरी है और कॉस्मिक अवेयरनेस, ऑफ कोर्स एस्ट्रोलॉजी। तो एग्जैक्टली। मेरा मोटिव इतना ही है। ओके,
थैंक यू सो मच सर, बिकॉज़ हम जितनी बात करेंगे कि आई गेस आने वाले 3 या 4 एपिसोड भी उसके लिए कम रहेंगे। तो हम ऐसे ही आपकी जो सीक्रेट्स हैं, एस्ट्रोलॉजी के सीक्रेट्स हैं, उनको अनलॉक करते रहेंगे आने वाले पॉडकास्ट सीरीज़ में। माय प्लेजर। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज इवेंट एंड थैंक यू एवरीवन। अगर आप लोगों को पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चंस है, कोई सजेशन है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में भी बताइए। हम आगे आने वाले पॉडकास्ट सीरीज़ में उन्हें ज़रूर कवर करने का ट्राई करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। थैंक यू।